चलिए तो बच्चा लोग आज हम लोग बात करेंगे टर्मिनेटर से। पॉइंट छूटा हुआ था शायद। कौन सा पॉइंट छूटा हुआ था? कौन सा बताओ? इट इज द आइडेंटिकल बेस सीक्वेंस ऑफ आरएनए ये ट्रांसफर। बताया नहीं थे? इसके नीचे वाला पॉइंट, इसके नीचे में कोई पॉइंट ही नहीं है। जगह छूटा हुआ है। वो कोई नहीं, वो बस हुआ था टर्मिनेटर। जब हम लोग जीन का बात करते हैं तो आपको बताए थे कि वो डीएनए सीक्वेंस जो एक किसी प्रोटीन को कोड करे उसको जीन बोलते हैं। बट जीन एज अ होल स्टार्टिंग में उसमें होता है प्रमोटर सीक्वेंस। क्या होता है? प्रमोटर सीक्वेंस। बाद में होता है जीन और फिर अंत में होता है टर्मिनेटर सीक्वेंस। अभी तक हम लोग जो जीन बोल रहे थे, हम लोग जो जीन कहते थे अभी से पहले, वो हम लोग यहां से यहां तक को जीन बोलते थे। ठीक? तो जीन में स्टार्टिंग में प्रमोटर सीक्वेंस भी होता है, फिर बीच में वो पार्ट जो एक्चुअली में कोड करेगा प्रोटीन को, उसी को हम लोग बोले स्ट्रक्चरल जीन। क्या बोले? मतलब एक कैरेक्टर के लिए हाँ, प्रमोटर वो मेंडेलियन बताया था। एक कैरेक्टर वाला बात वो मेंडेलियन था। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं सब कुछ। एक से अधिक भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। मतलब जो भी आप भी बस इतना जानते हैं कि जो एक जीन रहेगा, जीन के पहले प्रमोटर सीक्वेंस जरूर रहेगा और उसके बाद टर्मिनेटर जरूर रहेगा। अलग अलग सबके ऐसा लिए। होता है ना? कहाँ पे? स्ट्रक्चरल जीन। ये वो पार्ट देखो, एज अ होल हम लोग जो जीन बोलते थे वो प्रमोटर से लेकर टर्मिनेटर तक को बोलते थे। डीएनए में जितना लेकिन एक्चुअली में जीन था, जो पार्ट जो अमीनो एसिड को कोड करेगा उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। उससे पहले प्रमोटर सीक्वेंस होता है, उसके बाद टर्मिनेटर होता है। होता ही है कि इस प्रमोटर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके आरएनए पॉलीमरेज जिससे जुड़ता है, यहाँ पे जुड़ा, फिर इतने दूर को पॉलीमराइज किया और जैसे ही टर्मिनेटर सीक्वेंस उसको मिला वो यहाँ से अलग हो गया। क्या हो गया? सेपरेट हो गया। समझ गए बात? चलिए अब पढ़ लेते हैं। टर्मिनेटर इट इज प्रेजेंट एट 5' एंड ऑफ नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। मतलब हर जगह 5' जो कोड करेगा, जो कोड करेगा उसका 3' ही होगा, 5' ही होगा। यहाँ पे प्रमोटर होगा, आगे बढ़ेगा, और यहाँ पे टर्मिनेटर होगा। और ये 3 और ये 5 होगा। वैसा हम फिर यहाँ नहीं देख रहे और बाद में बोलोगे समझ में नहीं आया। पहले बोर्ड देखो, जहाँ 3 है और यहाँ 5 है। तो जब आरएनए पॉलीमराइजेशन होगा तो 5 के बदले क्या होगा? 3, और यहाँ 3 के बदले 5 और यहाँ 5 के बदले आरएनए जो है 3। तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि आरएनए का पॉलीमराइजेशन भी 5' तो 3' होता है, इसलिए पेरेंटल स्ट्रैंड कौन होगा? 3 to 5। तो 3 में क्या होगा? प्रमोटर, और 5 में क्या होगा? टर्मिनेटर। इन दोनों के बीच में क्या होगा? स्ट्रक्चरल जीन। ठीक? चलिए अगला पॉइंट। अच्छा, एक पॉइंट आता है सिस्ट्रोन। कॉपी के ऊपर में एकदम लिखा हुआ है सिस्ट्रोन इज इक्विवेलेंट टू अ जीन। ये पूछा हुआ क्वेश्चन 2016 में। अ जीन इज इक्विवेलेंट, सॉरी ऐसे ही था। जीन इज इक्विवेलेंट टू बॉडी वाला नहीं, दूसरा चीज। ये वो सिस्टर्नी था, ये सिस्ट्रॉन है। सिस्ट्रॉन जीन का ही दूसरा नाम है। ठीक है? ऑप्शन था ओपेरॉन, सिस्ट्रॉन, इस तरह से करके। तो एनसीईआरटी में एक्चुअली केवल एक लाइन में चीज लिखा है, बाकी कहीं कोई जिक्र नहीं है इस बात का कि जीन के जगह पे जीन जैसा और क्या होता है। कहीं जिक्र नहीं, सिर्फ एक लाइन और उससे से क्वेश्चन था। तो ये बहुत ही हिडन क्वेश्चन में से एक था, इसको ध्यान रखिएगा। सिस्ट्रॉन इज इक्विवेलेंट टू जीन, 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन नीट में। नेक्स्ट इज अ जीन इज डिफाइंड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ये अब आप सभी को आइडिया है कि जो फंक्शनल यूनिट होता है इनहेरिटेंस का, उसी को जीन बोलते हैं। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए और आरएनए आल्सो डिफाइंस द जीन। अभी तक हम लोग जान रहे थे कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए बन रहा था, नहीं ना देख रहे थे? एमआरएनए, इसको क्या बोले थे? एमआरएनए बोले थे। लेकिन आरएनए का और भी टाइप होता है, इस बारे में पहले बात कर चुके हैं। तो आरएनए का ही और टाइप में है टीआरएनए, आरआरएनए। आरआरएनए इज राइबोसोमल आरएनए। टीआरएनए एक होता है आरएनए जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करता है। ठीक है? हाँ, तो हर
आगे इन दोनों को भी थोड़ा थोड़ा जानेंगे। अभी आप इतना जानिए कि डीएनए से किसी भी तरीके का अगर आरएनए बन रहा है तो वो डीएनए एक जीन है, ठीक। चाहे एमआरएनए बन रहा हो तब भी वो जीन ही होगा, चाहे टीआरएनए बन रहा हो या फिर आरआरएनए बन रहा हो। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए नेक्स्ट पॉइंट। However, by defining a cistron as a segment of DNA coding for polypeptide, डीएनए का वो सेगमेंट जो एक पॉलीपेप्टाइड को कोड करे उसी को सिस्ट्रोन बोलते हैं। डीएनए का वो पार्ट जो कोई एक पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड मतलब पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन के बीच में होता है, तो डीएनए का वो सीक्वेंस जो एक प्रोटीन को कोड करे या एक पॉलीपेप्टाइड को कोड करे। पेप्टाइड बॉन्ड होता है एक प्रोटीन में बहुत सारे अमीनो एसिड, तो बहुत सारे अमीनो एसिड के बीच में बहुत सारा पेप्टाइड बॉन्ड होगा, तो एक प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड है। पॉलीपेप्टाइड का मतलब बहुत सारा प्रोटीन नहीं होता, ठीक। तो डीएनए का वो पार्ट जो एक पॉलीपेप्टाइड को कोड करे उसको सिस्ट्रोन बोलते हैं, यानी जीन। यही तो था जीन भी, डीएनए का वो पार्ट जो एक प्रोटीन को कोड करे जीन बोलते थे। तो जीन और सिस्ट्रोन इक्विवेलेंट है, सेम ही बात है, ठीक है। यहां पे नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट कैन बी सेड एज मोनोसिस्ट्रोनिक। यूकैरियोट में जो जीन होता है वो मोनोसिस्ट्रोनिक होता है, और जो प्रोकैरियोट में जीन होता है वो पॉलीसिस्ट्रोनिक होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूकैरियोट में एक सिस्ट्रोन एक जीन को कंटेन करता है, जैसा कि हम लोग पढ़े। हम लोग क्या जानते हैं, एक जीन एक प्रोटीन को कोड करेगा, और मोनोसिस्ट्रोनिक मतलब एक सिस्ट्रोन का मतलब भी क्या था, जो एक पॉलीपेप्टाइड को कोड करे। अब एक बात बताओ, हम कह रहे हैं एक सिस्ट्रोन है तो ये भी एक पॉलीपेप्टाइड को कोड करेगा, और हम कह रहे हैं कि एक सिस्ट्रोन में एक ही जीन है। तो हम ये कहना चाहते हैं, जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि एक घर है और उस एक घर में एक ही रूम है, समझ रहे बात? एक घर उसमें एक ही रूम, तो वो रूम इक्विवेलेंट तो घर ही हो गया ना, समझ रहे बात? ऐसा वाला झोंपड़ी जो बचपन में खूब खुशी खुशी बनाते थे। याद आया? मेरा सबसे फेवरेट ड्राइंग था, इसको अलग अलग कलर में करना और मजेदार लगता था। और अंजलि तो यहाँ पे ये भी बनाती थी, हमको याद है। इसके बगल से रास्ता उसका बनाना। हाँ वो ऐसे रोड पे बनाते थे, और उसमें पीछे पहाड़, चिमनी भी रहता था। अच्छा ठीक है, तुम लोग उसका फील कर लिए। और गार्डन भी। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो एक घर है वो एक्चुअली में सिर्फ एक ही रूम है, तो हम इसको एक रूम बोले या एक घर बोले बात तो बराबर है। तो यूकैरियोट में यही होता है, एक सिस्ट्रोन में एक ही जीन है। एक्चुअली में सिस्ट्रोन जीन से बड़ा होता है, एक्चुअली में सिस्ट्रोन जीन से बड़ा होता है, लेकिन यूकैरियोटिक जैसे एक्चुअली में घर रूम से बड़ा होता है नॉर्मली, लेकिन इस घर में बात करें तो रूम और घर बराबर है। इसे बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है। यहाँ प्रैक्टिकल लगेगा। पॉलीपेप्टाइड कहाँ से आता है? पॉलीपेप्टाइड कहाँ से है? पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन को बोलते हैं, तो पॉलीपेप्टाइड को भूलो और प्रोटीन पढ़ो, फिर मतलब कोई दिक्कत है? तो पॉलीपेप्टाइड को प्रोटीन पढ़ो फिर बताओ। हाँ ठीक। बस हो गया। फिर सुन लो, ये एक सिस्ट्रोन में एक जीन है, तो यूकैरियोट के केस में जीन और सिस्ट्रोन सेम बात हो गया, ठीक है। और चूंकि यूकैरियोट में एक सिस्ट्रोन में एक ही जीन है इसलिए इसको बोलते हैं, जबकि प्रोकैरियोट में एक सिस्ट्रोन में मोर देन वन जीन होता है। प्रोकैरियोट में, यू में नहीं। तो यहाँ से सिस्ट्रोन और जीन सेम नहीं है? तो यहाँ पे सिस्ट्रोन और जीन सेम नहीं बोल सकते हैं, बट कहने का मतलब कि यहाँ पे सिस्ट्रोन जो है कैसा है, सिस्ट्रोनिक, ठीक है। ठीक है, यहां तक रीजन तुम समझ चुके हो, मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक कहने का मतलब, ठीक। कैसा कोई इश्यू है? बोलो, है तो बोलो, अरे बोलो। नहीं था, ठीक, उल्टा लग रहा। क्या उल्टा लग रहा था?
बगल में जो पेंसिल से लिखा हुआ है ना, ये इस बात का प्रूफ है कि जो लिखा हुआ है वो सही है। काहे कि वो चीज हमको भी पहले समझ में नहीं आ रहा होगा, तभी वो पेंसिल से लिखा हुआ। उसके बाद हम उस पर पूरा रिसर्च किए और रिसर्च करने के बाद हम साइड में लिख लेते हैं ताकि अगली बार दिक्कत ना हो। तो पेंसिल इस बात का प्रूफ है कि वो सही है। ठीक है, हर चीज का उपाय होना चाहिए। नेक्स्ट, इन यूकैरियोट द मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन have interrupted coding sequence, that is the genes in eukaryotes are split। इस लाइन को समझना अब आसान होने लगा, अब मुश्किल थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, अब आसान वाला चीज चालू हो रहा है। तो बस कल में हो जाएगा खत्म। अभी हम मुश्किल कम चैप्टर खत्म होने का बात नहीं बोल रहे, अब हार्ड वाला पार्ट थोड़ा कम हो रहा है आज। अब कल फिर से हार्ड वाला पार्ट आएगा और उसके बाद फिर आसान होगा। कल के बाद कोई क्लास मत डालिएगा प्लीज। ये बात समझ आ गया। तो थर्सडे को ऑफ है, फ्राइडे को है। मत रखिए भैया। तुम लोग कल भी कितना देर पढ़े पता है? रिकॉर्डिंग देखो ना कितना देर पढ़ा, 45 मिनट। अपने में रोने लगे थे। कहाँ रोए थे? अरे लास्ट क्लास तक सब बोले सर बस हो गया बस हो गया। हम नहीं बोले थे। अच्छा नहीं हम नहीं बोले। अरे तो खत्म करना तो आसान चीज है, कल 3 घंटा से बायोलॉजी कर देंगे। खत्म कीजिए जल्दी। बस 3 घंटा में ना यहाँ से पैदल घर नहीं जा पाओगे, पापा को बुलाना पड़ेगा। हम जा पाएंगे। ऊपर से वो भी कुछ बाइक वाइक लेके, पैदल तो जाने की हालत में नहीं रहोगे। कल बोल रहे हैं बोतल स्लाइम भी मंगवा लेंगे चढ़ाने के लिए। हाँ ये भी सही है, एक हाथ से स्लाइड पकड़े जाएंगे, एक हाथ से चढ़ना होगा है? नीचे में एक मोबाइल एम्बुलेंस भी रखवा ही देंगे कि ज्यादा दिक्कत हुआ तो ठीक है उसी में जाके लेट गए। खैर सुनना, कल कितना भी देर क्लास में सुनो पहले। लेकिन अब नहीं। कोई फायदा ही नहीं होगा, तो कल जल्दी छोड़ देंगे, कल इंग्लिश पढ़ना परसों भी। और परसों तो ऑफ ही कर देंगे। परसों से फिर कोई चांस, फिजिक्स के लिए तो कोई चांस ले नहीं सकते, एक दिन भी नहीं आ सकता हम लोग। भैया फिजिक्स फ्राइडे को क्लास में ट्रिकी क्वेश्चन आ रहा है, ऊपर से आप हम लोग को पढ़ाइए। तुम्हारा डर तुमको डुबा देगा। आप यही बोलते हैं नहीं डरेंगे तो पढ़ेंगे ही नहीं। नहीं तुम लोग कुछ ज्यादा ही डर रहे हो, डरना सही होता है नहीं। लेकिन डर पॉजिटिव वे में होना चाहिए। तुम लोग का डर तुमको नेगेटिव वे में लेके जा रहा है, हम फेल हो जाएंगे वाला डर है। तुमको डर इस बात का नहीं कि कम मार्क्स आ जाएगा, ये डर पॉजिटिव होता है, कम मार्क्स आ जाएगा और पढ़ना। यहाँ तो डर है कि फेल ही हो जाएंगे। पॉजिटिव वाला होता जब कि कुछ आदमी पढ़ता तब कुछ आता है तब। मेरा तो शायद क्वेश्चन हार्ड हो गया तो मार्क्स कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो ठीक हुआ था, आसान हो जाएगा तब भी वही हाल है। एकदम हार्ड है तब तो भी। केमिस्ट्री के लिए हम तो फिजिकल के लिए एकदम टेंशन फ्री थे। इसका जो क्वेश्चन देखे हम ठीक है, कल आखिरी हम कर देते हैं। केमिस्ट्री का कोई आंसर भी नहीं देता। कल वेडनेसडे है ना? मेरा कोई डाउट नहीं। अच्छा नहीं, कल ये भी नहीं कर सकते कि हम जून जल्दी बंद कर दें, क्योंकि कल परसों हम लोगों का साइंस है 10th वालों का, तो सब जान ले लेना। कल तुम लोग हम सुबह बुलाते हैं, ना हो पाएगा। कहा नहीं हो पाएगा। तुम मत कुछ भी अपडेट्स कहाँ चल रहा है? क्योंकि तुम्हारा एग्जाम ऑनलाइन थोड़ा सा वो एलन से ना, हाँ एलन से ना, हाँ तो जो सुबह देख रहे हो सामने नहीं देख सकते, नहीं देख पाते हैं ना, वो हो जाएगा। एक दिन मैनेज कीजिए, कल हम बुलाते हैं। लेकिन नहीं कभी कोऑपरेट नहीं कर सकते, हमेशा अपना टाइम बता देता है कि हम इसी टाइम में आएंगे। अच्छा ठीक है, हम 2 बजे से लगाते हैं, 2 से 5:30। हाँ वैसे 2 से 5:30 पढ़ लेंगे आपको याद देंगे पिछले 15-20 मिनट का। आपको पढ़ा देंगे। हाँ वैसे भी केमिस्ट्री के लिए आते थे 2 बजे, 5:30 पढ़ ठीक के है, आते हम थोड़ा बंद कर देते हैं। कल वेडनेसडे है, हम कल को कैसे करा? ठीक है, तो पागल कर दिया। लेकिन छुट्टी का मत बोल बच्चा, जो हो जाए। हाँ 5:30 में ही होगा छुट्टी। ठीक है 2 बजे ही आप रेडी रहिएगा, हम लोग आ जाते हैं टाइम पे। ठीक है ठीक है, हम कैसे भी कल भी सुबह भागना है, कहाँ? कहीं और जाएंगे तो 2 बजे तक तो हम यहाँ पहुँचेंगे। कहीं जाना है तब तो 2:30 बज जाएगा आपको। तुम 2 बजे आ रहोगे, बाकी मेरा छोड़ो। चलो, जो यूकैरियोट्स का जीनोम का बात अगर हम करें, मोनोसिस्टोनिक डीएनए,
अगर हम मोनोसिस्टोनिक डीएनए का बात करें, लंबे सुबह में जाएंगे ड्रेस लेने। इमेजिन करना थोड़ा। अगर मोनोसिस्टोनिक डीएनए का बात करें तो इस डीएनए में क्या होता है ना कि पहले कुछ दूर कोडिंग सीक्वेंस है, मतलब जो हम बात भी किए थे, डीएनए में मैक्सिमम पार्ट बेकार होता है, ऑलमोस्ट 99%। 1% ही सही से कोड करता है प्रोटीन के लिए, बात किए थे। मान लो यहां से यहां तक कोई एक जीन है, ठीक, तो इस जीन में यहां से यहां तक काम का सीक्वेंस जो एक्चुअली प्रोटीन के लिए है, बीच में फालतू, फिर काम का, और फिर फालतू, ऐसा होता है। जैसे मतलब ये इतना दूर प्रोटीन का कोडिंग करेगा, इतना दूर नहीं करेगा, फिर करेगा, फिर नहीं करेगा, ऐसा। और दिक्कत यह है कि ये एक प्रोटीन नहीं है, ये एक प्रोटीन का कोडिंग नहीं है, और भाई वो बीच में जॉइंट नहीं करता है, जुड़ा होता है, लगातार ही होता है। यहाँ ये डीएनए है ना जो बीच में बस लिखा है, ठीक। कहने का मेरा मतलब ये है कि ये पूरा प्रोटीन को कोड नहीं करेगा। मान लो 70% प्रोटीन का कोडिंग यहाँ है और 30% यहाँ है, दोनों जब मिलता है तब 100% प्रोटीन बनता है। मिलेगा कैसे? इंतजार कीजिए, सब पढ़ना है डिटेल में। अगला 3-4 पेज खाली यही पढ़ना है कि मिलेगा कैसे। तो मोनोसिस्टोनिक में एक ही जीन ना, एक ही जीन, तो अभी हम क्या बोले कि जीन एक ही है, जीन कितना भी लंबा हो सकता है, तो जीन को नाम पे थोड़ा बैठे हो, जीन कितना भी लंबा हो सकता है, हजारों हजार बेस पेयर का होता है जीन, ये बहुत छोटे सा दिख रहा है, ठीक है। मुद्दे के बाद में आते हैं, डीएनए एक जीन का वो पार्ट, अच्छा एक सेकंड, ये इंटरप्टेड सीक्वेंस है ना, पूरा जीन लगातार तो नहीं है। अच्छा ये किसका बात कर रहे हैं, यूकैरियोट या प्रोकैरियोट? यू बाहर बकलोड, वहाँ क्या लिखा हुआ है, और वो किसमें होता है? अच्छा एक डीएनए में एक ही जीन होता है? ये कौन बोला? बहुत सारा हो सकता है, होता है, डीएनए से तो छोटे ही होगा। हाँ बहुत छोटा हो, ठीक है। तो प्रोकैरियोट में क्या होता है? प्रोकैरियोट में एक होता है, वहाँ भले ही जीन बहुत ज्यादा है लेकिन जीन के बीच में इंटरप्टेड सीक्वेंस नहीं होता। जैसे यहाँ बेकार सीक्वेंस है, प्रोकैरियोट के डीएनए में बेकार सीक्वेंस नहीं होता, जो होता सब काम का ही होता है, बेकार इन द सेंस कि वो कोड नहीं करेगा किसी प्रोटीन को, क्यों? यूं ही। लॉ ऑफ रेशियो इसका मन। और एक बात और ध्यान रखना, ये जो बेकार वाला सीक्वेंस होता है ना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम लोग इसी को यूज करते हैं, लास्ट पॉइंट में पढ़ना है तो अपने पास एक बार बोल दिया, फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है? आगे जानेंगे। जो डीएनए मैच है, क्या क्लोनिंग में पढ़ना है। डीएनए क्लोनिंग, हाँ। वो बायोटेक में पढ़ना है, पढ़ेंगे। एक डीएनए से दूसरा डीएनए कैसे बना, सेम डीएनए कैसे बना, एक डीएनए से, सब पढ़ना पड़ेगा मुझे। तो सुनिएगा, वैसा जीन जो बीच बीच में इंटरप्टेड नॉन कोड, जो बीच बीच में इंटरप्टेड हो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, वैसे जीन को बोलते हैं स्प्लिट जीन। ये पूछता है स्प्लिट जीन क्या होता है, तो वैसा जीन जो बीच बीच में इंटरप्टेड हो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, उसको क्या बोलते हैं, स्प्लिट जीन। अभी सुनिएगा, जो कोडिंग सीक्वेंस होता है या फिर वो डीएनए का वो सीक्वेंस जो एक्सप्रेस हो नेक्स्ट जनरेशन में, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलेंगे इसको? जो एक्सप्रेस होता है, जो कोडिंग होता है, उसको बोलते हैं एक्सॉन, और जो नॉन कोडिंग होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंट्रॉन। जो कोडिंग है उसको बोलते हैं एक्सॉन, जो नॉन कोडिंग है उसको बोलते हैं इंट्रॉन। कोई इश्यू यहां तक? अगला पॉइंट सुनिएगा, जब ये डीएनए से आरएनए बनेगा, सुनना इधर, जरा बोर्ड देखना फिर लिखना, जब इस डीएनए से आरएनए बनेगा, ठीक, तो आरएनए में ये एक्सॉन भी कॉपी होगा और ये इंट्रॉन भी कॉपी होगा, ठीक। उसके बाद इसका प्रोसेसिंग होता है, क्या होता है,
कैसे क्या वो आगे बढ़ेंगे, प्रोसेसिंग होता है, सुनो प्रोसेसिंग होता है, और उस प्रोसेसिंग में ये जो इंट्रॉन है, जो बेकार सीक्वेंस है, जो बेकार सीक्वेंस है उसको काट के हटा दिए, उसको काट के हटा दिए, और जो एक्सॉन है, जो कोडिंग सीक्वेंसेस को आपस में जोड़ दिए। कैसे ये आगे बढ़ना, अभी तुम यही पूछे, ठीक। तो डीएनए में वो होता है, लेकिन आरएनए में उसको काट के डालने के लिए भी कोई एंजाइम होता है? हाँ बिल्कुल, क्या किया प्रोसेसिंग में, क्या किया? जो एक्सॉन था उसको रहने दिए हैं, और जो इंट्रॉन उसको काट के हटा दिए, और लास्ट में ये जो एक्सॉन जो स्प्लिटेड था, जो बटा हुआ था, उसको जोड़ के एक कर दिए। अब ये एमआरएनए पूरा पूरा एक प्रोटीन के लिए हो चुका है। यहाँ पे उसका कोडिंग एक ही प्रोटीन का स्प्लिटेड है, इंट्रॉन का वो जो काट के हटा दिए, वेस्ट हो गया। बेकार फालतू डाइजेस्ट कर दिए, कोई काम का नहीं है मेरा वो। अब वो कोड ही नहीं कर रहा तो उसका प्रोटीन क्या बना है? अगर प्रोटीन बन जाता तो उसको कोडिंग बोलते ना, प्रोटीन नहीं बन रहा तभी तो नॉन कोडिंग है, बेकार है, तो उसको काट के हटा ही डाइजेस्ट कर दिए, ठीक ठीक ना। फिर फिंगरप्रिंट में उसका यूज कैसे करेंगे? फिंगरप्रिंटिंग में हम लोग आरएनए डीएनए यूज करते हैं, और काट के हटा रहे हैं लोग आरएनए में, डीएनए में नहीं, ठीक। तो अब मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन पढ़िए। इंट्रॉन का दूसरा नाम, इंट्रॉन का दूसरा नाम क्या? नॉन कोडिंग। यहाँ कुछ लिखा होता है। हाँ, इंटरवीनिंग सीक्वेंस। इंटरवीन हमें क्या पता है, इंटरप्ट करता है जीन को। इंटरवीन मतलब बीच में डिस्टर्ब करना। नाम उसका मीनिंग मत लिखो, नाम बस काफी है, नाम भी उतना नहीं। सही से लिख नहीं रहा। नॉन कोडिंग तो कोड करने वाले वो डीएनए में था, ये आरएनए का बात कर रहे हैं। डीएनए का वो स्ट्रैंड जो कोड करे उसको नॉन कोडिंग कहा जाता है। याद आया? रिवाइज करते रहो, तो दिक्कत कर देगा। नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। आप खत्म हो सकता है। सबसे बोरिंग मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इतना तो 11th वाला भी नहीं मिला है। देखिए, पहला डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो कि प्रमोटर रीजन से बाइंड किया डीएनए का और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो गया। पहले बात ये थी कि प्रमोटर रीजन में ज्वाइन होगा, और ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, मतलब डीएनए को रीड करके आरएनए बनाता है। डीएनए को रीड करके आरएनए बनाता है, इसको लिखे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक। नेक्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज मूव्स अराउंड डीएनए हेलिक्स एंड अनवाइंड्स इट। जाहिर सी बात है, डीएनए तो बंधा होता है, उसको खोलता है कौन? आरएनए पॉलीमरेज ही। One of the two strands of DNA serves as a template for RNA synthesis. This results in the formation of complementary RNA strand, जो हम लोग क्लास में पढ़े थे। इन डीएनए में से कोई एक स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करेगा, और यहाँ मान लो ए टी सी जी है, जिसका कॉम्प्लीमेंट्री यू ए जी सी आरएनए बन के तैयार हो जाएगा, ठीक। जिससे आरएनए बना हुआ टेम्पलेट, हाँ, टेम्पलेट या नॉन कोडिंग, ठीक। यहां तक ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आरएनए सिंथेसिस कम्स टू स्टॉप व्हेन आरएनए पॉलीमरेज रीचेस द टर्मिनेटर सीक्वेंस। ये भी बड़ा सिंपल सा बात है, बात कर चुके हैं। टर्मिनेटर पे जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज पहुंचेगा तो आरएनए पॉलीमराइजेशन रुक जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज जब प्रमोटर से जुड़ा था तब ट्रांसक्रिप्शन शुरू हुआ था। आरएनए पॉलीमरेज जब आगे बढ़ते बढ़ते, नहीं समझ रही हो, आरएनए पॉलीमरेज जब आगे बढ़ते बढ़ते टर्मिनेटर पे पहुंच जाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोलो। हेलो होलो इंजाइम, हेलो एक इंजाइम अगर एक से अधिक तरह के इंजाइम से मिलकर बना हो उसको होलो इंजाइम बोलते हैं। आरएनए पॉलीमरेज इज अ होलो इंजाइम व्हिच इज मेड अप ऑफ अल्फा 2 बीटा बीटा डैश ओमेगा और सिग्मा। देखिए ये एक्स्ट्रा है, अल्फा 2 बीटा काटो मत। ओमेगा नहीं काटे हैं, अपने 9 के लिए वो फैजान को बोले मत काटो। अल्फा 2 बीटा बीटा 1 बीटा डैश ओमेगा और सिग्मा, ठीक है।
नेक्स्ट इज द एंजाइम विदाउट सिग्मा सबयूनिट इज रेफर्ड एज कोर एंजाइम। ठीक है, ये सब एक्स्ट्रा चल रहा है, ये 2 पॉइंट। अगला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, द कोर एंजाइम इज कैपेबल ऑफ ट्रांसक्राइबिंग डीएनए इनटू आरएनए। जो कोर एंजाइम है वही रिस्पांसिबल है डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करने के लिए, जबकि ये जो अच्छा अगर इसमें सिग्मा नहीं रहेगा ना तो ट्रांसक्रिप्शन नॉन स्पेसिफिकली होगा, मतलब कहीं भी हो जाएगा। वो किसी और जीन को ट्रांसक्राइब करना था, वो कोई और जीन जाएगा। ठीक, तो ये जो सिग्मा है ये स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करता है। सिग्मा क्या करता है? स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो सिग्मा क्या किया? स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करा। और बाकी जो कोर एंजाइम है, ये कोर एंजाइम क्या किया? डीएनए को ट्रांसक्राइब किया, डीएनए से आरएनए बनाया। ठीक, डीएनए से आरएनए कौन बनाया? कोर एंजाइम। तो सिग्मा का क्या काम? स्पेसिफिसिटी। अगर सिग्मा नहीं रहेगा तो हाँ, कहीं से भी डीएनए का आरएनए, डीएनए से आरएनए बनना शुरू हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन कहीं भी शुरू हो जाएगा, वो स्पेसिफिक नहीं रहेगा कि उसे जाके, जैसे हर डीएनए को कोड करने के लिए प्रोमोटर रीजन होता है जो बताता है कि यहाँ से आपको ट्रांसक्रिप्शन करना है, तो उस प्रोमोटर को पहचानता कौन है? ये सिग्मा पहचानता है। सिग्मा नहीं रहा तो उसको पहचान के वहां से जुड़ेगा नहीं, कहीं भी जुड़ जाएगा, काम चालू हो जाएगा। वो दूसरा था, वो ट्रांस उसमें था, टाटा जी और जीएटीटीसी जी, वो उधर था डीएनए पॉलीमराइजेशन में, इधर नहीं। ठीक है, चलो 3 फैक्टर्स ऑफ द 3 पार्ट्स ऑफ द एंजाइम। पहला सिग्मा फैक्टर, तो सिग्मा फैक्टर बाइंड्स द प्रमोटर साइट ऑफ डीएनए एंड इनिशिएट्स रेप्लिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट कोर कॉम्प्लेक्स जो बीच वाला पार्ट था, इट कंटिन्यूज द ट्रांसक्रिप्शन। और एक और होता है रो फैक्टर, रो। ठीक है, एक और होता है रो फैक्टर, ये टर्मिनेट करता है ट्रांसक्रिप्शन को, इट टर्मिनेट्स द ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन को खत्म कौन करेगा? रो फैक्टर। स्टार्ट कौन करेगा? सिग्मा फैक्टर। और कोर एंजाइम क्या करेगा? कंटिन्यू, मतलब ट्रांसक्रिप्शन कराएगा। ठीक है, यहां तक चलिए। नेक्स्ट इज ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। जरा सुनना बाबू ध्यान से, यूकैरियोट में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो, अच्छा एक सेकंड, पहले तो ये कि आरएनए पॉलीमरेज जो यूकैरियोट में होता है वो 3 तरह का होता है। अभी आप स्पेसिफिकली पढ़ने वाले हो कि कैसे डीएनए से आरएनए बना, जो हम एक्चुअली पढ़ चुके। अब उस आरएनए का प्रोसेसिंग कैसे होगा उसको हम यहाँ डिटेल में देखेंगे इस टॉपिक में। किसका प्रोसेसिंग? आरएनए का प्रोसेसिंग। तो सुनिएगा, इन यूकैरियोट्स आरएनए पॉलीमरेज आर 3 टाइप्स। फंक्शन ऑफ डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज इन यूकैरियोट्स आर गिवन बिलो। पहला आरएनए पॉलीमरेज 1, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, पूछ दिया था, इस साल में पूछा था, इस साल में पूछा था कि आरएनए पॉलीमरेज 1 किसको किसको सिंथेसाइज करेगा। तो 5.8s आरएनए, 18s आरएनए और 28s आरएनए को बनाता है। बहुत तरह का होता है, 3 तो पहले ही पढ़ ली थी, टीआरएनए, एमआरएनए और आरएनए। उसके अलावा 70s वो तो राइबोसोम में था, 70s 50s के। हाँ, वैसे याद करो, हम लोग 11th में चैप्टर 2 में पढ़े थे कार्ल वूज का 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। वहां पढ़े थे कि इट वाज बेस्ड ऑन 16s आरएनए डीएनए सीक्वेंस। याद आ रहा? नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं, वो वहां पढ़े थे 16s आरएनए डीएनए सीक्वेंस। पहले बहुत कुछ बताते थे कि हाँ, तो उसको डिटेल में तो अभी पढ़ रहे ना, वहाँ नाम जरूर ये आया होगा क्योंकि ये वही का काम है, उस पर ही बेस्ड है 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो 16s की तरह ही होता है 5.8s, 18s, 28s, ये सब आरएनए सिंथेसिस के लिए। इन सब आरएनए का सिंथेसिस कौन करता है? आरएनए पॉलीमरेज 1। नेक्स्ट आओ आरएनए पॉलीमरेज 2। ये एचएनआरएनए का फॉर्मेशन करता है और एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है। ये बड़ा पूछता है भाई, एमआरएनए का फॉर्मेशन और एचएनआरएनए का फॉर्मेशन कौन करता है? तो आरएनए पॉलीमरेज 2। एचएनआरएनए का मतलब होता है हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। एचएनआरएनए का मतलब हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। नेक्स्ट इज आरएनए पॉलीमरेज 3। ये टीआरएनए इंपॉर्टेंट है, जैसे टीआरएनए इंपॉर्टेंट है, एमआरएनए इंपॉर्टेंट है, एचएनआरएनए इंपॉर्टेंट है और एसएनआरएनए इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज 1 का भी कुछ तो इंपॉर्टेंट होना चाहिए ना।
ना कुछ इंपॉर्टेंट है। mRNA, tRNA और hnRNA और snRNA। तो snRNA का मतलब होता है स्मॉल राइबोसोमल आरएनए। snRNA का फुल फॉर्म snRNA का फुल फॉर्म होता है स्मॉल राइबोसोमल आरएनए। SR ना हाँ सॉरी SN स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। N है तो न्यूक्लियर हो जाएगा। हाँ D SD लिखा हुआ है। M है N snRNA स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। SR है अभी। SR स्मॉल राइबोसोमल आरएनए, SN स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। और एक tRNA। हाँ और एक tRNA। SR के मतलब इधर 5 भी लिखा है। ऐसा हाँ 5 ऐसा आरएनए वो नाम है, जैसे 2.5.8 था, 16 था, उसी तरह ये 5 है। ठीक है। अच्छा एचएनआरएनए पता है किसको बोलते हैं? जो आरएनए एकदम नया नया बना हुआ होता है ना, नेसेंट आरएनए को एचएनआरएनए बोलते हैं। अब ऐसा आरएनए जो तुरंत बना हो उसको क्या बोलते हैं? जैसे देखो ये डीएनए था, इस डीएनए से एक आरएनए बन गया तो इसको बोले एचएनआरएनए। अब इस एचएनआरएनए में से ये जो इंट्रॉन है उसको काट के हटाएंगे। वो तो डीएनए से है। नहीं यहीं पे नहीं हटता है, पहले आरएनए में पूरा बनता है, फिर आरएनए का प्रोसेसिंग होता है। पहले बताए थे आरएनए का प्रोसेसिंग होता है, तो पहले पूरा बना फिर इंट्रॉन हटाएंगे। तो जो पहली बार बना वो एचएनआरएनए, उसके बाद इंट्रॉन हटाना और उसके बाद का प्रोसेस होगा। ठीक है। तो अच्छा वही लिखा भी है, द नेसेंट आरएनए सिंथेसाइज्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज 2 इज कॉल्ड एचएनआरएनए, जिसका पूरा नाम हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए है। इट कंटेन्स बोथ एक्सॉन एंड इंट्रॉन्स। मिल गया? नेक्स्ट पॉइंट, दिस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इज कन्वर्टेड इनटू फंक्शनल एमआरएनए आफ्टर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग व्हिच इन्वॉल्व्स 3 स्टेप। ठीक। अब सुनो क्या होता है। हम लोग डीएनए से आरएनए बनाए, तो डीएनए में आरएनए पॉलीमरेज को पहचानने के लिए प्रमोटर रीजन था और आरएनए पॉलीमरेज को खत्म करने के लिए टर्मिनेटर रीजन था। अब ये जो आरएनए बना है इसको फिर से राइबोसोम के पास आना है। आरएनए राइबोसोम के पास आएगा तभी प्रोटीन बनेगा। तो राइबोसोम को भी तो पहचानने के लिए कुछ होना चाहिए कि भाई ये आरएनए है। तो इसीलिए हम लोग आरएनए को जब प्रोसेसिंग करते हैं तो स्टार्टिंग में लगाते हैं कैप, जिसको पहचानता है राइबोसोम और उससे अटैच हो जाता है। उसके बाद इसके बॉडी में जो चेंज करना होता है उसमें क्या करते हैं कि इंट्रॉन को काट के हटा देते हैं। ठीक। और उसके बाद अंत में हम लोग जोड़ते हैं टेल। क्या जोड़ते हैं? टेल। और उस टेल से राइबोसोम पहचानता है कि अब यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस को रोकना होगा। इंट्रॉन तो वहीं पे कट जाता है। नहीं, अब ये जो 3 स्टेप बता यही तो प्रोसेसिंग है। प्रोसेसिंग में कटता है, प्रोसेसिंग से पहले थोड़ा ना कटता। तो पहला स्टेप कैप जोड़े, दूसरा स्टेप ये जो इंट्रॉन को काट के हटाए, और तीसरे स्टेप में टेल जोड़े। ठीक। टेल जोड़ने से राइबोसोम पहचान पाता है कि यहाँ पे आरएनए खत्म हो गया है, अब और प्रोटीन नहीं बनाना है। तो चलिए ये 3 स्टेप को डिटेल में कल लेकर जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि कल इस चैप्टर को एकदम इतना तो जरूर पहुंचा दें कि उसके बाद ऑनलाइन क्लास में काम खत्म हो जाए। ठीक है, मतलब सारा मेन पार्ट निकाल दें। चलिए दिस इज ऑल फॉर टुडे। हम और खींच सकते हैं लेकिन गला थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, 2 घंटा और लेना है। हम नहीं चाहते कि साबित हो जाए कि कल का क्लास नहीं हो पाए। हाँ वापस से कंफर्मेटरी मैसेज 1 बजे तक आएगा, और अगर मैसेज नहीं आ पाया तो वही टाइम 3:30